इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। देखो, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का मतलब क्या है? बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है, लेकिन एक बार जस्ट इसको 2-3 बार अगर वीडियो को देख लिया तो इसके अंदर से कोई भी क्वेश्चन आएगा वो गलत नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो देखो क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, या फिर बोल दो कि इस पूरे चैप्टर में गेम क्या है वो समझ लेते हैं। जितने भी फूड के रिसोर्सेज है जिसको एक इंसान खाता है, उनको कैसे इम्प्रूव किया गया और कैसे किया जा रहा है और ये कैसे किया जा सकता है, इस चीज़ के बारे में इस पूरे चैप्टर में हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फूड क्या होता है, फूड रिसोर्स क्या होते हैं, फिर कैसे इनको इम्प्रूव किया गया और किया जा सकता है और किया जा रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं फूड से कि फूड क्या होता है। देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर में हम बात करेंगे बेसिकली ह्यूमन बीइंग के बारे में, इंसानों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इंसानों के लिए फूड क्या है? ऐसी चीज़ जिसको हम बोल सकते हैं न्यूट्रिएंट्स, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनसे उसको क्या मिले, खा के एनर्जी मिले या नरिशमेंट मिले, वो ऐसी चीज़ को हम फूड बोलते हैं। अब जो फूड होता है, या फिर बोलो कोई भी एक इंसान है, वो कितने तरीके की चीज़ें खाता है। देखो, 2 तरीके के न्यूट्रिएंट्स लेता है कोई भी एक इंसान है। ठीक है, कैसे कैसे? पहला होता है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेता है। अब दिमाग में आ रहा होगा कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। देखो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमें बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। एग्जाम्पल अगर लें तो वाइटामिन्स और मिनरल्स। देखो, वाइटामिन्स और मिनरल्स को आप मुट्ठी भर भर के नहीं खा सकते, ये बहुत बहुत ही कम माइक्रो लेवल पे आपको चाहिए होते हैं, इसलिए इनका नाम है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ओके, ये भी हमको किससे मिलते हैं? खाने से मिलते हैं। ठीक है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से खाने से मिलते हैं, किस चीज़ से मिलते हैं? तो जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, इन छोटी छोटी चीज़ों से हमें माइक्रो मिलते हैं। लेकिन एक ऐसे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, उनका नाम होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। देखो, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें क्या देते हैं? फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। रोज एनर्जी की जरूरत है तो रोज आपको कार्बोहाइड्रेट खाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ हम कहाँ से लेते हैं? तो हम जो चीज़ रोज ज़्यादा अमाउंट में खाते हैं तो पक्का उनसे हमें फैट मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है और प्रोटीन मिलता है। जैसे अगर कोई वेजिटेरियन है तो उसके चपाती हो गई, ठीक है, वेजिटेबल्स हो गए, उसके साथ में सैलेड हो गई, वो डेयरी प्रोडक्ट्स हो गई। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो फिश हो गई, है ना, चिकन हो गई। ये सब क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। तो फूड इज़ नथिंग बट ऐसी चीज़ जिसको खाने से हमें एनर्जी मिले, हमारा शरीर जिंदा रहे, अच्छे से काम करे, प्रॉपर हम नरिश रहें। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें बोल सकते हो कि जो बेसिकली जो फूड है उसको कहाँ कहाँ से, उसका रिसोर्स क्या है, हम कहाँ से फूड को ले सकते हैं। ठीक है, उसका रिसोर्स बेसिक क्या है, व्हाट इज द मेजर रिसोर्सेज ऑफ फूड? तो फूड के रिसोर्सेज दो होते हैं, या तो आप प्लांट खा के जिंदा हो या फिर एनिमल खा के जिंदा हो। तो कोई भी एक ह्यूमन बीइंग या तो प्लांट खा के जिंदा है या एनिमल खा के जिंदा है। हाँ, दोनों भी खाते हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लांट बेस्ड फूड क्या होता है। तो फूड के रिसोर्स जो प्लांट से आते हो, जैसे राइस की बात कर लेते हैं, वेजिटेबल्स की बात कर लेते हैं, गेहूं व्हीट की बात कर लेते हैं, ये सब प्लांट से ही तो उगते हैं। तो ये प्लांट बेस्ड फूड है। ठीक है, तो रिसोर्स है क्या है? प्लांट एक रिसोर्स है। ठीक है, फूड का रिसोर्स क्या है? प्लांट है। दूसरा रिसोर्स क्या है फूड का? दूसरा है एनिमल। ठीक है, जैसे मिल्क आपका होता है, मीट होता है, एग्स होते हैं, ये सब एनिमल से आते हैं हमारे पास में। एनिमल देता है और हम उसको खाते हैं। ठीक है, प्लांट्स भी देते हैं, हम उसको खाते हैं। तो ये रिसोर्सेज हैं, ये फूड के रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि फूड के रिसोर्सेज 2 तरीके के होते हैं, एक एनिमल होता है, एक प्लांट होता है। प्लांट मतलब क्रॉप्स होती हैं, और एनिमल मतलब आपके जितने भी एनिमल जो आपको मीट दे, मिल्क दे, एग दे, उनके बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये फूड के रिसोर्सेज हैं। तो अब क्या हुआ कि इंडिया की ही बात कर ले, सिर्फ इंडिया की अगर मैं बात करूं, सिर्फ इंडिया की, तो सबसे पहले इंडिया की बात करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस नेक्स्ट चैप्टर चैनल, और बेल आइकन को आपको दबाना है, लाइक करना है, शेयर करना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए सूचना, पीडीएफ जो है इस चैप्टर की वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एज इट इज। ठीक है, तो आप उसको अगर 2-3 बार पढ़ लोगे तो और भी क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। तो आगे बढ़ते हैं, इंडिया की बात कर लेते हैं कि इंडिया के अंदर फूड रिसोर्सेज को इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, सब कुछ सही चल रहा होगा, इसलिए पड़ी कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है ना वो बढ़ती जा रही थी, क्योंकि इंडिया एक पॉपुलस कंट्री है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। इंडिया इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि आपको 1 साल के अंदर 1/4 बिलियन टन ग्रेन चाहिए होता है। अब क्या होगा, आपके पास में ज़मीन तो उतनी है, ज़मीन को तो आप खींच नहीं सकते, तो आपको जो पैदावार हो रही है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसी ज़मीन में पैदा करनी पड़ेगी। भाई, भूख तो मिटानी है ना पूरी पॉपुलेशन की, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार बढ़ानी पड़ेगी कुछ भी करके। तो आप कैसे बढ़ाओगे,
किस तरीके से आप उसको बढ़ाओगे, यही चीज हम बोलते हैं इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो नॉट ओनली इन क्रॉप्स, एनिमल्स के अंदर भी आपको पैदावार बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आपको फीड तो करना है ना, भूखा तो नहीं मार सकती गवर्नमेंट पूरे लोगों को, कम से कम उनको खाना तो देना पड़ेगा। तो इसी चीज को पूरा करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, लोग भूखे मर रहे थे पुराने टाइम पे। 70s जब हमारा देश आजाद आजाद हुआ तो इतने हमारे पास रिसोर्सेज थे नहीं कि इतनी पॉपुलेशन को खाना खिला पाए। तो क्या हुआ, तो गवर्नमेंट ने वहां पे उस टाइम पे कुछ ऐसे लोग सामने आए जिन्होंने रिवॉल्यूशन किया। रिवॉल्यूशन से देश को बदला। कैसा रिवॉल्यूशन? लड़ाई झगड़े वाला रिवॉल्यूशन नहीं, यहाँ पे उन्होंने खाने का रिवॉल्यूशन किया। जैसे हम इंपॉर्टेंट 4 रिवॉल्यूशन इसमें पढ़ते हैं। पहला ग्रीन रिवॉल्यूशन किया, ठीक है, एम स्वामीनाथन नाम के एक थे, एक्टिविस्ट थे। दूसरा था व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ दूध के पैदावार के लिए, है ना, सर वर्गीस कुरियन नाम था इनका, इन करने वाला, हम डिटेल में देखेंगे अभी थोड़ी देर में। येलो रिवॉल्यूशन हुआ। येलो किस को डिनोट करता है? सरसों को। सरसों के खेत येलो कलर के होते हैं ना, मस्टर्ड के खेत। तो येलो किसको डिनोट करता है? येलो करता है ऑयल के प्रोडक्शन को, क्योंकि आपको खाने का जो ऑयल है वो कहाँ से मिलता है? येलो रिवॉल्यूशन से येलो मतलब सरसों, सरसों मतलब मस्टर्ड यार, ठीक है। नेक्स्ट था ब्लू रिवॉल्यूशन। ब्लू रिवॉल्यूशन का मतलब है फिश प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर देना, इसको बोलते हैं ब्लू रिवॉल्यूशन। इसके अंदर फिश को ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करने के लिए चीज़ों को प्रमोट किया गया, लोगों को प्रमोट किया गया। अब हम एक एक को देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था, कब स्टार्ट हुआ? 1960 में सबसे पहले इसको इनिशिएट किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। किस चीज़ के लिए? ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार बढ़ाने के लिए। कौन थे जिन्होंने स्टार्ट किया? उनका नाम था एम स्वामीनाथन। ओके, ये एक किसानों के, आप बोल सकते हो कि बहुत अच्छे चाहने वाले थे, किसानों को बहुत अच्छे से चाहते थे। इन्होंने सोचा कि किसानों को भी फायदा हो, लोगों को का भी पेट भरे। तो इन्होंने 1960 में एक इंट्रोड्यूस किया कि बिल लेके आओ। स्वामीनाथन रिपोर्ट लेके आया गया, तब वो आप हिस्ट्री वगैरह में देखते हो। तो वहाँ पे क्या किया गया, किसानों को बोला गया कि उनको सब्सिडीज दी गई, सामान दिए गए कि आप उगाओ, बस चीज़ों को उगाओ और आगे बढ़ो और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करो। तो इस तरीके से ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया के अंदर 1960s में आया। कौन लेके आया? स्वामीनाथन, एम स्वामीनाथन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम एम स्वामीनाथन के बाद में व्हाइट रिवॉल्यूशन क्या होता है और कब स्टार्ट हुआ? 1960s में व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट कैसा होता है? दूध होता है व्हाइट। गुजरात के रहने वाले डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे, द मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने क्या किया, एक कंपनी जिसको आप अच्छे से जानते हो उसकी शुरुआत की। और वो कंपनी नहीं थी, वो एक भलाई करने वाली चीज थी। इसका नाम था अमूल, है ना, अमूल दूध पीता है इंडिया, अमूल मिल्क हमेशा फ्रेश, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इसको स्टार्ट किया। अब ये एक मतलब करप्ट कंपनी नहीं खड़ी की इन्होंने, लोगों को, फार्मर्स और लोगों दोनों के बारे में। क्या हो रहा था, कहीं तो बहुत ज्यादा दूध पैदा हो रहा था जो सड़ जा रहा था, कहीं पैदा ही नहीं हो रहा था, बस उसको कनेक्ट कर दिया इन्होंने गांव से ज्यादा पैदा होने वाले दूध को शहर पे पहुंचा दिया और गांव वालों के पास में पैसा पहुंचा दिया। तो व्हाइट रेवोल्यूशन आ गया। तो एक कंपनी भी खड़ी हो गई। जैसे पतंजलि कैसे खड़ी हुई? पतंजलि की नाम सुना है ना, बाबा रामदेव की। लोग बहुत जबरदस्त केमिकल से परेशान थे, उन्होंने लाके जड़ी बूटियां इंडिया में थी, उन्होंने पैदा किया, जड़ी बूटियों से चीजें बनाई और बस एक कंपनी स्टार्ट हो गई। ये भी एक रिवोल्यूशन ही था। तो अमूल भी कुछ इस तरीके से, अमूल कंपनी जो एग्जिस्टेंस में आई, सर डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने स्टार्ट की। इनको मिल्कमैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो क्या होता था, गांव में बहुत ज्यादा पैदावार होती थी दूध की, सड़ जाता था दूध, लेकिन शहरों तक वो पहुंच नहीं पाता था। बस उसी चीज को इन्होंने जोड़ दिया 1970s में और यही व्हाइट रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाने लगा। सिंपल। नेक्स्ट येलो रिवोल्यूशन। येलो मतलब मस्टर्ड को पैदा करना, ऑयल को। 1986 से 87 तक ये चला। इसके अंदर जितने भी आपके सीड्स होते हैं जिनसे क्या निकल सकता है, सनफ्लावर, मस्टर्ड, कस्टर्ड, ये सब सारे ऐसे जो तेल निकाल सकते हैं, जिससे तेल निकल के मार्केट में बेचा जा सकता है और लोग खा सकते हैं। ऐसी फसलों को प्रमोट किया गया उगाने के लिए। किसने किया? ये थे आपके सैम पित्रोदा। इन्होंने ये स्टार्ट किया, रिवोल्यूशन स्टार्ट किया। तो येलो रिवोल्यूशन इन्होंने किया। नेक्स्ट था आपका ब्लू रिवोल्यूशन। इसके अंदर फिश प्रोडक्शन को इंक्रीज किया गया। फिश प्रोडक्शन को, ये 85 से 90 तक चलने वाला था। इसके अंदर गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर्ड किया लोगों को कि फिश को फार्मिंग के फॉर्म में लो। पहले लोग फार्मर्स जो थे फिश को फार्मिंग के फॉर्म में नहीं लेते थे, जो नेचुरल फिश है उसको पकड़ के खा लेते थे बस। लेकिन तब से, कब से, 1885 से, है ना, 1985 से 1990 तक एक ब्लू रिवोल्यूशन चला। उसके अंदर क्या हुआ, पूरा का पूरा आपको एक सब्सिडीज दी गई। अब कौन इसको लीड कर रहा था? तो आपके थे यहाँ पे डॉक्टर हीरालाल चौधरी। इन्होंने 1985 से 1990 तक
ब्लू रिवोल्यूशन को प्रमोट किया, लोगों को साथ दिया कि आप एक फार्मिंग की तरह फिश को लो, बिकॉज दिस इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो इस तरीके से रिवोल्यूशंस हुए। समझ आ गई बात? तो ये अब इनमें हुआ क्या क्या ये देखेंगे हम, प्लांट्स और एनिमल्स को कैसे। तो सबसे पहले देखते हैं हम क्रॉप मतलब प्लांट्स की यील्ड को कैसे इंप्रूव की जा सकती है ना, ग्रीन रिवोल्यूशन में कैसे कैसे इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड। क्रॉप मतलब फसल, यील्ड मतलब पैदावार, फसल की पैदावार को कैसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। देखो 3 तरीके होते हैं जिनकी वजह से आप फसल को बढ़ा सकते हो, 3 तरीकों से। कैसे? पहला तरीका हो सकता है कि जो वैरायटी है ना, वैरायटी का मतलब क्या है, ये खेत है, ठीक है, ये खेत है, ये फील्ड है, यहाँ पे आप सीड लेके खड़े हुए हो, आप खड़े हुए हो, आपके हाथ में बीज है, उगाओगे, आप उगाना चाहते हो। तो आपके हाथ में जो बीज है, जो जिसको आप खेत में उगाना चाहते हो, वो अच्छा होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं कि आपकी जो क्रॉप की वैरायटी है वो अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो यही, उगाने से पहले। चलो आपने बीज उगा दिया खेत में, अच्छा अच्छा बीज उगा दिया खेत में, उसके बाद में उसको फीड करना, उसको न्यूट्रिएंट्स देना, उसको प्रॉपर वाटरिंग करना उसकी, तो उसको बोलते हैं क्रॉप प्रोडक्शन, प्रोड्यूस करना, अच्छी क्रॉप इंप्रूव करना। दूसरा तरीका ये, आपने अच्छी पैदावार भी कर ली, अच्छे से आपका फसल भी आ गया, अच्छे से यील्ड आ गया, लेकिन अगर आपके पास में बहुत ज्यादा आ गई तो उसको प्रोटेक्ट भी तो करना पड़ेगा ना। किससे? बायोटिक मतलब जितने भी मच्छी ये बैक्टीरिया मच्छर होते हैं, सबसे आपको बचाना पड़ेगा। बायोटिक और एबायोटिक, मॉइस्चर हो गया, गंदगी हो गई, इससे बचाना पड़ेगा। तब जाके आप अच्छी एक फसल रख सकते हो अपने देश के अंदर, ठीक है, एक अच्छी क्रॉप रख सकते हो, एक अच्छा अमाउंट ऑफ क्रॉप आप इकट्ठा करके रख सकते हो लोगों को खाने के लिए। समझ आ गई मेरी बात? तो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं आप, यील्ड को कैसे बढ़ा सकते हो, क्रॉप की यील्ड को कैसे आप बढ़ा सकते हैं? तो देखो बढ़ाने के 3 तरीके हैं। वैरायटी बढ़ा दो, प्रोडक्शन जब बढ़ाते हो तो अच्छा खाना पीना दो पेड़ को। दूसरा पैदा होने के बाद में उसको अच्छे से प्रोटेक्ट करो बायोटिक और एबायोटिक से। तो अब एक एक को डिटेल में देखते हैं। क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट को सबसे पहले देखते हैं। देखिए क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट का मतलब क्या है। देखिए क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट का मैंने पहले ही समझाया, ये पहला स्टेप होता है। आप खेत में घुसने से पहले अच्छा बीज लेके नहीं घुसोगे खेत में, तो क्या अच्छा पौधा उगेगा, अच्छा फसल आएगी? नहीं आएगी। तो सबसे पहला स्टेप होता है क्रॉप की वैरायटी, मतलब जो आप क्रॉप उगाने वाले हो वो अच्छी वैरायटी की होनी चाहिए। अब कैसे उगाएंगे यार, वैरायटी कहाँ से लाएंगे? तो देखो सबसे अच्छा तरीका होता है क्रॉप वैरायटी को लाने का, क्रॉस ब्रीड या फिर हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं, अभी डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं वैरायटी अच्छी होने से क्या क्या फायदा मिलता है। आपको हायर यील्ड मिलती है, मतलब पैदावार ज्यादा मिलती है, आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, आप बायोटिक और एबायोटिक चीजों से रेजिस्ट हो जाती है आपकी फसल, और आपकी मेच्योरिटी ड्यूरेशन घट जाती है कि पहले 6 महीने में फसल उग रही थी, अब 3 महीने में उग के तैयार हो जा रही है, तो आपको 2 बार उगाने का मौका मिल गया। वाइडर एडेप्टेबिलिटी, कहीं भी उगा दो ऐसी फसल मिलती है आपको। और डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कंडीशंस मिल जाती हैं, जैसा आपको पौधा की हाइट चाहिए वैसे मिल जाती है। अब ये कैसे मिल सकता है? ये मिल सकता है आपको, ये सब चीजें मिल सकती है हाइब्रिडाइजेशन से। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? मान लो एक प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है, एक प्लांट है जो इंडिया में उगता है, किस चीज का? मान लेते हैं गेहूं का, ठीक है, वीट का, जो बहुत बड़ा उगता है और छोटी सी उसमें फसल आती है। और एक ऐसा प्लांट जो कि यूएस के अंदर छोटा सा है और बहुत कम दिनों में उग जाता है और बहुत ज्यादा फसल आती है, लेकिन ये किसी भी मौसम में उग जाता है और ये सिर्फ एक पर्टिकुलर मौसम में ही उगता है। तो अब इन दोनों के बीच में क्या क्या करा दिया जाए? क्रॉस ब्रीड करा दिया जाए। एक नया पौधा आएगा जिसके अंदर दोनों की अच्छाइयाँ होंगी, जिसके अंदर दोनों की अच्छाइयाँ होंगी, अच्छे गुण होंगे, तो फिर वो आपको ज्यादा पैदावार भी देगा और किसी भी मौसम में उग भी जाएगा। इसको बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग या हाइब्रिडाइजेशन। इससे आपको क्रॉस ब्रीडिंग करा के एक अच्छा बीज लेंगे, फिर उसको खेत में उगाएंगे, तो इसको ही बोलते हैं क्रॉप वैरायटी को इंप्रूव करना। खेत में आप बीज को उगा दिया, आपने अच्छी वैरायटी का बीज उगा दिया, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको क्रॉप का क्या करना है? प्रोडक्शन को मैनेज करना है। तो सबसे पहले आप पता कर लो कि क्रॉप होती कितने टाइप की है। तो 3 तरीके की क्रॉप्स होती हैं। कौन कौन सी 3 तरीके की होती है? पहली होती है खरीफ क्रॉप, नाम सुना होगा खरीफ क्रॉप, ये जुलाई में उगती है, और बोल सकते हो मॉनसून क्रॉप के नाम से, अक्टूबर में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं उसके दूं तो राइस आपका एग्जाम्पल है, आपका मेज एग्जाम्पल है, कॉटन एग्जाम्पल है। दूसरी तरीके की जो क्रॉप होती है वो होती है राबी क्रॉप, जो कि अक्टूबर में उगाई जाती है और फेब में काट ली जाती है। इसको विंटर क्रॉप के नाम से भी बोलते हैं। एग्जाम्पल अगर ले यहाँ पे तो वीट आपका एग्जाम्पल हो गया,
मस्टर्ड आपका एग्जाम्पल हो गया, ग्राम क्रॉप जिसको चने के नाम से बोला जाता है, ये भी एक राबी का एग्जाम्पल है। तो खारिफ एज वेल एज राबी। एक और होती है जिसको जायद के नाम से, है ना, जैद के नाम से बोलते हैं। मार्च में इसको ग्रो करते हैं, जून में। देखो ये एक ऐसा टाइम होता है जब कोई भी फसल उगरी नहीं होती है, तो इसको ग्रो कर दिया जाता है। इसमें कौन कौन उगाए जाते हैं? वाटरमेलन मतलब कि तरबूज उगाया दिया जाता है, कुकम्बर उगा दिया जाता है, ठीक है। फोडर क्रॉप क्या होता है? फोडर क्रॉप का मतलब ऐसी क्रॉप जो आपके एनिमल्स के खाने के काम आती है, ठीक है। तो ये आपकी मार्च में ग्रो कर दी जाती है, जून में हार्वेस्ट कर ली जाती है, ठीक है। जायद क्रॉप के नाम से इसको बोला जाता है। तो ये सारी टाइप ऑफ क्रॉप्स थी। अब हम इनका प्रोडक्शन मतलब बीज को उगा दिया, इन क्रॉप्स में से किसी भी क्रॉप के बीज को उगा दिया अच्छे वैरायटी के। अब इनको किस किस तरीके से इसकी प्रोडक्शन को ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है, इसकी प्रोडक्शन कैसे कैसे बढ़ाई जा सकती है। पहला तरीका है, ए तरीका, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। जैसे हमको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, सेम एज एक प्लांट को भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती ही होगी, बिल्कुल होती है। तो कहाँ कहाँ से इसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं? देखिए, प्लांट्स को आपके एयर से न्यूट्रिशन मिलता है, वाटर से न्यूट्रिशन मिलता है, सॉइल से न्यूट्रिशन मिलता है। 16 टाइप के न्यूट्रिएंट्स असेंशियल होते हैं प्लांट के लिए, ठीक है। तो कार्बन और ऑक्सीजन तो एयर से मिल जाता है, वाटर से हाइड्रोजन भी मिल जाता है, लेकिन रिमेनिंग 13 जो न्यूट्रिएंट्स है, जिसमें जैसे हमने माइक्रो और मैक्रो पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पे भी माइक्रो और मैक्रो होता है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, है ना, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सब मैक्रो हैं जो ज्यादा अमाउंट में चाहिए किसी भी एक क्रॉप को, ठीक है। ये तो असेंशियल है ही है। उसके अलावा कम अमाउंट में चाहने वाले, जिसको कम अमाउंट में भी चलेगा, वो है आयरन है आपका, बोरोन है आपका, मैग्नीज है, जिंक है, क्लोरीन है, क्रिप्टॉन है, ये कम अमाउंट में चलेगा। तो ये सब सॉइल से मिलते हैं। तो सॉइल अगर अच्छी नहीं हुई, सॉइल के अंदर अच्छाई नहीं हुई, तो प्लांट को अच्छा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? तो हम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। अगर आपको न्यूट्रिशन अच्छा देना है तो आप क्या करो? मैन्योर ऐड करो सॉइल के अंदर और फर्टिलाइजर्स ऐड कर दो। तो मैन्योर क्या होता है, फर्टिलाइजर क्या होता है? देखिए, मैन्योर एक प्लांट्स और एनिमल वेस्ट, एनिमल का जो एक्सक्रीटा होता है उससे मिलके बनाया जाता है। आपने ऐसा देखा होगा, नहीं देखा तो कुछ ऐसा दिखाई देता है। मतलब जो काउ डंक होता है उसको एक गड्ढे में डाल दिया जाता है और उसको काफी दिन तक सड़ने दिया जाता है, तो मैन्योर बन जाता है। अब एक चीज होती है जिसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट का मतलब क्या होता है? देखो, इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं। वर्मी कंपोस्ट कुछ ऐसा होता है। इसमें क्या होता है कि जो आपके जो कंपोस्ट होते हैं ना, जो कंपोस्ट होता है, मतलब कंपोस्ट क्या होता है? जितना भी सड़ने वाली चीजें, ऐसी चीजें जो सड़ सकती है, बायोडिग्रेडेबल चीजें, उन सारी बायोडिग्रेडेबल चीजों को एक जगह पे डाल के उसमें ये छोटे 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 वर्मीज होते हैं, इनको वर्मी बोलते हैं इन कीड़ों को, इनको छोड़ दिया जाता है। ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं और खाने को खाते हैं। तो खाना और ज़्यादा, जो आपका कंपोस्ट है वो और ज़्यादा फर्टिलिटी इंक्रीज करता जाता है। तो इसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। दूसरा होता है वर्मी कंपोस्ट के बाद में आपका नेक्स्ट, इसको बोलते हैं ग्रीन मैन्योर। ये बहुत बार पूछा गया है। देखो, ग्रीन मैन्योर का मतलब क्या होता है? ग्रीन मैन्योर मतलब, फॉर एग्जाम्पल, आपने एक क्रॉप ग्रो कर रखी थी एक फील्ड के अंदर, उस क्रॉप के ऊपर वाले हिस्से को काट लिया, मतलब फसल को काट लिया, लेकिन नीचे वाला जो पार्ट है, स्टॉक है नीचे वाली, उसको वहीं छोड़ दिया और उसको सड़ने दिया खेत में, तो वो एक कंपोस्ट की तरह बन गया। तो इसको बोलते हैं ग्रीन मैन्योर, ठीक है, मतलब ग्रीन कलर का मैन्योर, खाद, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट आप चलते हैं मैन्योर के बाद फर्टिलाइजर। देखिए, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स कमर्शियली बनाए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं प्लांट के लिए न्यूट्रिशन। ये बहुत ही एक केयरफुल अमाउंट में आप डालते हो इनका डोज। ज़्यादा डोज डालने से आपकी जो ज़मीन है उसकी फर्टिलिटी ख़राब हो सकती है, और जो वाटर है आपने डाला वो नीचे जा सकता है सीप होके, और ग्राउंड वाटर को भी क्या कर सकता है? पॉल्यूट कर सकता है। ज़्यादा अमाउंट में फर्टिलाइजर नहीं डाल सकते। फर्टिलाइजर्स के अंदर एक चीज़ नहीं होती जो मैन्योर के अंदर होती है, जिसको बोलते हैं ह्यूमस। ह्यूमस मतलब नमी, ओके, जो कि सॉइल को बहुत ज़रूरी होती है। तो फर्टिलाइजर्स थोड़े से खराब होते हैं। देखो, ऐसा बिल्कुल खराब भी नहीं होते, लेकिन थोड़े से खराब होता है एज कंपेयर टू मैन्योर, ठीक है। तो एक्सेस अमाउंट में आप क्या करते हो? पॉल्यूशन क्रिएट कर देते हैं ये। और ये सिर्फ और सिर्फ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ही आपको प्रोवाइड करेंगे, आपके प्लांट को सिर्फ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ही देंगे, याद रखना, सिर्फ मैक्रो। मैंने बताया था मैक्रो और माइक्रो 13 टाइप के होते हैं, जिनमें से 6 आपके माइक्रो थे, 7 आपके मैक्रो थे। तो मैक्रो ही न्यूट्रिएंट्स देते हैं, ये फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, ओके। ज्यादा यूज करोगे तो अनफर्टिलिटी भी हो सकती है।
तीसरा तरीका, मतलब आप बोल सकते हो दूसरा तरीका प्रोडक्शन को बढ़ाने का, इरिगेशन। देखो आपने खाना तो दे दिया सॉइल से, उसको अच्छा न्यूट्रिएंट्स तो दे दिया, लेकिन पानी भी तो देना जरूरी है। तो इरिगेशन क्या है? इरिगेशन एक तरीका है जिससे आप पानी की जहाँ कमी हो उस वहाँ पे उस फसल को आप पानी पहुंचा देते हो। वैसे इंडिया जो है वो रेन फेड कंट्री है, मतलब यहाँ पे जितना भी फार्मिंग होती है वो रेन के ऊपर डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा रेन होगी उतनी ज्यादा यहाँ पे फार्मिंग होगी। बट अगर इन केस अगर वहां पे रेन नहीं हुई या फिर वाटर की लैक ऑफ वाटर अगर वहां पे है, तो वी हैव टू डू द इरिगेशन एट दैट प्लेस। तो यहाँ पे इरिगेशन करने के 3-4 तरीके हैं। पहला है वेल। वेल सबको जानते हो, कुआं या बोरवेल भी होता है जो मशीन से चलता है ना, मोटर से चलता है। कैनाल मतलब नहर होती है, देखी होगी। एक होता है रिवर लिफ्ट सिस्टम, उसके बाद होता है टैंक्स। देखो ये तीनों चीजें सबने देखी है, लेकिन रिवर लिफ्ट सिस्टम थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होगा, इसको मैं समझाता हूँ क्या होता है ये। रिवर लिफ्ट सिस्टम में क्या होता है कि मान लो एक रिवर जा रही है गांव के पास से, अगर उसको क्या किया जाता है, एक छोटा सा डैम बना के उसमें से पानी निकाल के उस गांव को दे दी जाता है। इसको बोलते हैं इरिगेशन करने का तरीका, जिसको बोलते हैं रिवर लिफ्ट सिस्टम। सिंपल। चलिए आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरा तरीका जिससे आप और ज्यादा ग्रो कर सकते हो चीजों को। इरिगेशन देखो, खाना दे दिया, पानी दे दिया। अब एक और तरीका जिसको बोलते हैं क्रॉप पैटर्न्स। क्रॉप को इस तरीके से उगाओ कि वो ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन सॉइल से ले सके, पानी से ले सके। पहला तरीका होता है आपका मिक्स क्रॉपिंग। देखिए मिक्स क्रॉपिंग समझेंगे। दूसरा तरीका होता है इंटर क्रॉपिंग। उसके बाद होता है तीसरा तरीका क्रॉप रोटेशन। तो एक एक करके मिक्स क्रॉपिंग को देखते हैं, फिर सारे एक एक करके देखते हैं। मिक्स क्रॉपिंग का मतलब क्या है यार? देखो मिक्स क्रॉपिंग का मतलब होता है, सिंपल सी बात है कि मिक्स क्रॉपिंग में आप दो ऐसी फसल एक साथ उगा दो, ऐसे क्रॉप एक साथ उगा दो जो अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं। जैसे कि एक खेत में आपने बीज मिलाया, वीट का मतलब गेहूं का और चने का, और एक खेत में डाल दिया। तो इससे क्या होगा, अगर वीट खराब हो गया तो चना उग जाएगा, चना खराब हो गया तो वीट उग जाएगा। तो ऐसे हम सेलेक्ट बड़े दिमाग से करते हैं। वीट और मस्टर्ड उगा दिया, ठीक है। तो ऐसे सेलेक्ट करते हैं जो इनका खाने की हैबिट्स अलग अलग हो, मतलब जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स लेते हो, ठीक है। तो ऐसे जिससे क्या होता है, रिस्क कम हो जाता है, एक के बेकार होने का रिस्क कम हो गया। तो इसको बोलते हैं मिक्स क्रॉपिंग, ठीक है। दूसरा होता है इंटर क्रॉपिंग। देखिए मिक्स क्रॉपिंग का ही भाई है इंटर क्रॉपिंग, लेकिन डिफरेंस क्या है अभी समझाते हैं। देखिए इमेज में देखो आप, मिक्स क्रॉपिंग में ऐसे ही रैंडमली कहीं भी उग जाते हैं प्लांट्स, लेकिन इंटर क्रॉपिंग में एक फिक्स पैटर्न पे ही आप क्रॉप्स को उगाते हो। जैसे कि यहाँ पे आपने वीट उगा दिया, फिर यहाँ पे आपने ग्राम उगा दिया, फिर वीट उगा दिया एक पैटर्न में, फिर ग्राम उगा दिया। इस तरीके से आप क्या करते हो, ग्रो करते हो चीज़ों को। तो इसको बोलते हैं इंटर क्रॉपिंग, ओके। तो जैसे सोयाबीन, फिर मेज, फिर सोयाबीन मेज, फिर उसके बाद बाजरा और लोबिया, इनको मिला के उगाया जाता है। ऐसी चीज़ें सेलेक्ट की जाती है जो एक दूसरे से अलग अलग न्यूट्रिएंट्स रखने की कैरेक्टरिस्टिक्स रखती हो। समझ आ गई बात? तो इसको बोलते हैं इंटर क्रॉपिंग। आई होप आपको समझ आ गया होगा इंटर क्रॉपिंग क्या होता है। नेक्स्ट होता है क्रॉप रोटेशन। देखिए क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है? क्रॉप रोटेशन का बहुत सीधा सा मतलब होता है कि आप क्या करोगे, मान लो ये एक आपके पास में खेत है, ठीक है, और ये दूसरा खेत है। एक बार आपने यहाँ पे बाजरा उगाया, अगली बार इस दोबारा से इस खेत में बाजरा नहीं, आपने कुछ और लोबिया उगा दिया, मेज उगा दिया, सोयाबीन उगा दिया। तो इससे क्या होता है कि इस क्योंकि बाजरा दोबारा उगाओगे तो बाजरे ने ऑलरेडी इसमें से न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए होते हैं बाजरे को ऑलरेडी ले रखे हैं। लेकिन दोबारा जब आप उगाओगे तो अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए होंगे दूसरी फसल के लिए। तो बस इस तरीके से आप क्रॉप को क्या करोगे, एक जो लैंड होता है, पीस ऑफ लैंड, उस पर अलग अलग आप फसल उगा दो। मतलब पहले ये उगाया था यहाँ पे, अब ये उगा दो, फिर ये उगा दो, चेंज करते रहो। इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। इससे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो सकती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब क्या हुआ, आपने देखो चीज़ें उगा भी दी, अच्छी वैरायटी का बीज, उसको पानी भी दे दिया, खाना भी दे दिया, उसको क्रॉप का पैटर्न भी लगा दिए। अब पैदावार हो गई आपके पास, लेकिन प्रोटेक्ट करना भी, उग भी गया है ना, प्रोटेक्ट करना जरूरी है ना, प्रोटेक्शन। अगर बचाया नहीं तो आपको बर्बाद कर देगा एबायोटिक और बायोटिक कंडीशंस। तो सबसे पहले देखो दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं, एक होता है बायोटिक फैक्टर, एक होता है एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर का मतलब होता है कि फंजाई, बैक्टीरिया, इंसेक्ट से बचाना। दवाई डाल देते हैं, उससे बच जाता है। सिलेबस में दवाओं का नाम नहीं है तो मैंने बताया नहीं है। एबायोटिक फैक्टर का मतलब होता है स्टोरेज करना, मॉइस्चर से बचाना। इसको बोलते हैं एबायोटिक फैक्टर्स, ओके। तो कैसे बचा सकते हैं एबायोटिक से? अच्छे वेयर हाउसेज आपको बनाने पड़ेंगे जिसमें मॉइस्चर ना हो, वेंटिलेशन हो, सब चीज़ें अच्छे से अरेंज्ड हो। तो आप ऐसे प्रोटेक्ट करके इसको पूरी दुनिया में, मतलब पूरे इंडिया में तो एटलीस्ट आप पहुंचा ही सकते हो। तो ये होता है क्रॉप प्रोटेक्शन। ये तो हो गया आपने
प्लांट से फूड लेने तक का सफर। अब हम एनिमल से फूड कैसे लेते हैं, इसको पढ़ते हैं हम एनिमल हस्बेंड्री में। तो एनिमल हस्बेंड्री में बेसिकली मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सबसे पहले कैटल्स मतलब गाय और भैंस से दूध, जिसको हम कैटल फार्मिंग बोलते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे पोल्ट्री, जिससे अंडे और चिकन कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं और कैसे इम्प्रूव किए जाते हैं, वो पढ़ेंगे। फिश मतलब मछली कैसे उगाई जाती है, मतलब बढ़ाई जाती है, उसका प्रोडक्शन कैसे किया जाता है। मधुमक्खी से शहद, बी कीपिंग कैसे की जाती है, इसको हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग का मतलब जो आपके भैंस और गाय हैं उनसे दूध निकालने का तरीका, उसको बोलते हैं कैटल फार्मिंग। तो देखो कैटल फार्मिंग होता है वो दो पर्पज से होता है। पहला, या तो दूध चाहिए आपको, या फिर आपको ऐसे लेबर चाहिए एग्रीकल्चर वर्क के लिए। अभी तो नहीं चाहिए वैसे ना, लेकिन पुराने टाइम पे थोड़ा सा ये भी ध्यान रखा जाता था, जिनको ड्रॉट बोलते थे। जो दूध देते हैं वो तो होते ही हैं, साथ में ऐसे होते जो दूध नहीं देते, जिनको हम लेबर की तरह यूज कर लेते थे, ठीक है, कैटल्स को। तो इंडिया के अंदर दो तरीके के स्पीसीज होते हैं कैटल्स के। पहला होता है आपका इंडिकस, बॉस इंडिकस। दूसरा होता है बॉस ब्यूबालिस। ओके, ये क्या होता है, काऊ होती है इंडिकस, और बफेलोज होती हैं जो ब्यूबालिस के नाम से बोले जाते हैं। दो ही तरीके की स्पीसीज होती हैं कैटल्स की, सीधी बात है, भैंस और गाय, बस, ठीक है। अब देखो जो मिल्क प्रोड्यूस करती हैं उनको बोला जाता है मिल्च, है ना, एनिमल्स है डेयरी एनिमल्स। और जो नहीं देते हैं, लेबर का काम करते हैं, उनको ड्रॉट एनिमल्स बोलते हैं, कैटल, उन कैटल्स को, ठीक है। तो समझ आ गया, कैटल्स का हम डिटेल में देखेंगे अभी। देखिए मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो लैक्टेशन पीरियड पे डिपेंड करता है। अब लैक्टेशन पीरियड क्या होता है, एक बच्चा देती है ना जब गाय, तो उसके बाद तक जितने टाइम तक वो दूध देती है उस टाइम पीरियड को बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड। और जितनी भी एग्जॉटिक या फिर फॉरेन मतलब बाहर की जो ब्रीड होती हैं, जिसको जर्सी गाय भी बोलते हैं, ब्राउन स्विस भी बोलते हैं, उनका जो लैक्टेशन पीरियड है वो ज़्यादा होता है। लेकिन जो इंडियन काऊ होती हैं, इंडियन कैटल होती हैं, उनका लैक्टेशन चाहे कम हो लेकिन बीमारियों से लड़ने की ताकत ज़्यादा होती है। तो हमें अगर बेस्ट काऊ चाहिए तो हम क्या करेंगे, दोनों के बीच में क्या करा देंगे, ब्रीड करा देंगे, ठीक है। तो इम्प्रूव हो जाएगी आपकी। देखो जर्सी होती है ऐसी, आपने देखी होगी पक्का कहीं ना कहीं। तो एक ये और ये होती है देसी गाय, जिसको सहीवाल काऊ बोलते हैं। दोनों के बीच में अगर ब्रीड करा दिया जाए तो जो बच्चा होगा वो ज़्यादा दूध भी देगा और डिजीज प्रोटेक्शन से भी प्रोटेक्ट रहेगा। तो इस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, इनकी कैसे टेक केयर की जाती है कैटल्स की। सीधी बात है, उनको अच्छे से शेल्टर दो, साफ सुथरा होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। रेगुलर ब्रश करो बॉडी पे, मतलब बॉडी पे जो कीड़े ना लगे, बग्स ना लगे। हाई फाइब्रिक और हाई प्रोटीन फूड देना पड़ेगा क्योंकि वो आपको मिल्क दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम उनको अच्छी एक मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कैटल्स का। कैटल्स के बाद में हम देखते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री मतलब अंडे या फिर बोलो चिकन, ठीक है। इनकी फार्मिंग कैसे होती है, देखिए दो पर्पज होते हैं, या तो एग चाहिए आपको या फिर चिकन मीट चाहिए, इसलिए आप पोल्ट्री फार्मिंग करते हो। दो तरीके के आपके पास में यहाँ पे मुर्गे होते हैं या मुर्गी होती हैं। एक होता है लेयरर जो सिर्फ अंडे देते हैं, चिकन के लिए इनको यूज़ नहीं किया जाता है। एक होता है ब्रॉयलर जो सिर्फ चिकन के लिए यूज़ किया जाता है। ये ब्रॉयलर होते हैं वो थोड़े से शरीर से बड़े होने चाहिए क्योंकि चिकन ज़्यादा चाहिए होता है अमाउंट में। लेकिन जो लेयरर होते हैं वो शरीर से छोटे होते हैं क्योंकि सिर्फ अंडे देने का काम है इनका। तो कैसे इनको इम्प्रूव किया जाए, इनकी क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए, तो सबसे सीधा तरीका है इंडियन, एक होता है असील नाम का एक मुर्गा या मुर्गी स्पीसीज, एक ब्रीड होती है जिसको असील बोलते हैं, और एक फॉरेन होता है जिसको लेग हॉर्न बोलते हैं। ये क्या होता है, ये डिजीज फ्री होता है, और ये क्या होता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा आप बोल सकते हो कि अंडे दे सकता है, ठीक है, मैक्सिमम। तो इन दोनों के बीच में अगर क्रॉस ब्रीड कराओगे तो एक बढ़िया तरीके का आपके पास में एक मुर्गा या मुर्गी निकल के आएगी जो कि आपको बेस्ट एग्स भी देगी और बेस्ट चिकन भी देगी, ठीक है। ये जो है वो इंडियन है, दिस इज इंडियन ब्रांड, और ये आपका फॉरेनर ब्रांड है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्रॉस ब्रीड करा दिया जाता है। नंबर ऑफ चिकन ज़्यादा होंगे अगर दोनों के बीच क्रॉस ब्रीड करा दिया। समर का अडेप्टेशन ज़्यादा होगा जो कि आपका लेग हॉर्न नहीं कर पाता है। साइज रिड्यूस हो जाएगी अंडे देने वाले बर्ड की। क्यों? क्योंकि हमें साइज से तो मतलब नहीं है, बॉडी के साइज से, क्योंकि हमें एग चाहिए। अगर साइज ज़्यादा होगी तो एग के अंदर न्यूट्रिशन जाने की बजाय उसकी बॉडी के अंदर जाने लग जाएगा, ठीक है। तो पोल्ट्री फार्मिंग कुछ इस तरीके से देखी जाती है। अब पोल्ट्री फार्मिंग के बाद होता है आपका फिश प्रोडक्शन। फिश क्या है? एक चीप सोर्स ऑफ प्रोटीन है जो आपको इजीली मिल सकता है एनिमल से।
दो तरीके से आप फिश कर सकते हो, एक तो समुद्र के पानी सी वाटर में जिसको हम नेचुरल सोर्स बोलते हैं, या फिर कल्चरल फिशिंग भी बोलते हैं, या मैरीकल्चर या फिर मरीन कल्चर भी बोले जाता है। इसमें क्या होता है, आप यहाँ पे सीधा जाते हो, फिश सीधा सी वाटर से फिश को जाल डाल के उठा के लेके आ जाते हो। नाम देख लेते हैं कुछ। टूना नाम की एक फिश होती है जो कि आपकी मरीन वाटर में मिलती है। नेक्स्ट होता है बॉम्बे डक, उसके बाद प्रॉन्स, ये तो देखे होंगे या फिर कहीं ना कहीं सुना होगा पक्का आपने। उसके बाद पेटकी, ये इंडियन फिशेस की बात कर रहा हूँ मैं, ये सारी इंडियन आपको कोस्टल 1700 है ना, आपको पता है 1700 इस तरीके से कुछ किलोमीटर आपका कोस्टल एरिया है इंडिया का, तो सबसे ज़्यादा फिश आपको मिल सकती है। तो ये सारी ब्रांड है, इन नाम है। दूसरा जो तरीका हो सकता है वो हो सकता है आपका इनलैंड फिशरीज, मतलब इसमें आपका खुद का कंट्रोल होता है, आप जितनी चाहो उतनी फिश उगा सकते हो या फिर पैदा कर सकते हो। दूसरा नाम होता है इनलैंड के अलावा इसको कैप्चर फिशिंग भी बोलते हैं। एक्वा, एक्वा इसलिए साफ पानी में होती है ये फिशिंग, वो तो मरीन वाटर में हो रही थी। इसमें क्या होता है, हो सकता है कि एक ऐसी जगह चुन ली जाए जहां पे थोड़ा सा मरीन वाटर भी आ रहा हो और थोड़ा सा साफ पानी भी हो, या फिर पूरा साफ पानी भी चलेगा। उसके बाद में क्या किया जाता है, आपने कई ऐसी जगह देखोगे आप जहाँ पे राइस की क्रॉप होती है ना, जहाँ पे राइस की खेती होती है, उसके साथ साथ फिश को भी डाल दिया जाता है, तो राइस की क्रॉप के साथ आपको फिश भी आपको प्रोड्यूस होती हुई मिल जाएंगी कई जगह। ठीक है, फॉर मोर इंटेंसिव फार्मिंग, अच्छा अगर आपको जमीन पे बहुत ज्यादा फिश उगानी है तो सबसे अच्छा तरीका होता है कंपोज फिश कल्चर नाम से बोलते हैं। क्या होता है, क्या है कंपोजिट फिश कल्चर, ये समझना बहुत जरूरी है, ये एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, देखो कंपोजिट फिश कल्चर का मतलब होता है यहाँ पे 5 या 6 तरीके की फिश को एक साथ एक पॉन्ड में डाल दिया जाता है। एक पॉन्ड बनाया, उसमें 5-6 तरीके की अलग अलग, अभी तरीके की है ना वही इंपॉर्टेंट है। ये सारी की सारी जो फिशेस होती है उनकी खाने की हैबिट अलग होती है। कैसे खाने की हैबिट, कोई किनारे से खाना खाएगा, कोई बीच से खाएगा, कोई बिल्कुल ऊपर से खाएगा, कोई बॉटम से खाएगा। तो एक दूसरे से कंपीट नहीं करते, सबका पेट बराबर बढ़ता है। जब सबका पेट बराबर भरेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ये हेल्दी होंगी, उतनी ज़्यादा ये महंगी बिकेंगी या फिर आपको अच्छे से अच्छा न्यूट्रिएंट्स देंगी। ठीक है, तो कैसे चुनते हैं, ये ऐसे चुना जाता है। देखो जैसे कैटलस नाम की फिश है जो सरफेस से खाती है, राहुस नाम की है जो मिड जोन से खाती है, मृगल नाम के जो बॉटम, इनको डाल दिया जाता है एक ही पॉन्ड में, तो ये कभी compete नहीं करती हैं फूड के लिए। समझ आएगा कंपोजिट फिशिंग। तो ये एक ऐसा तरीका है जो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इनलैंड इंक्रीमेंट दे सकता है फिशिंग से। आई होप यू गॉट द पॉइंट। उसके बाद आते हैं हनी की प्रोडक्शन या फिर बोल दो बी कीपिंग, मधुमक्खियों को पालना। ये एक एपीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या होता है, फार्मर ने मान लो सरसों का खेत में फूल आते हैं, फार्मर का एक्स्ट्रा अर्निंग करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, फार्मर कोई भी फार्मर है तो बहुत कम इन्वेस्टमेंट भी होती है इसमें। जो बिहाइव होता है, मधुमक्खी का छत्ता होता है, वो हनी का और वैक्स का बहुत अच्छा सोर्स होता है जो कि मेडिसिन में काम आती है। हनी तो घरों में भी काम आता है। ठीक है, कुछ बीज के आपको नाम याद रखने हैं जो कि एग्जाम में आता है। इंडियन एक बी होती है, देखो एपिस मतलब होता है बी, मतलब मधुमक्खी। सेरेना इंडिका, ये इंडियन ब्रांड है बी का। ठीक है, कुछ ऐसी दिखाई देती है। दूसरा होता है एपिस डोरसेटा, इस रॉक बी, मतलब रॉक के ऊपर जो बिहाइव मिलेगा, छत्ता मिलेगा, वो डोरसेटा का ही मिलेगा आपको। नेक्स्ट होती है आपका एपिस फ्लोरा। ओके, फ्लोरे या फ्लोरा नाम से भी जानते हैं, फ्लोरे भी इसको आप प्रोनाउंशिएट कर सकते हो। ये बहुत छोटी सी मधुमक्खी होती है। ठीक है, तो ये आपके इंडियन ब्रांड्स हैं। अब एक होता है जो कि सबसे बेस्ट होता है, इटालियन बी, जिसका नाम होता है एपिस मेलिफेरा। ये सबसे ज्यादा क्या करती है, हनी और लेस स्टिंग, ये काटती भी कम है और ज्यादा से ज्यादा हनी आपको प्रोड्यूस करके देती है। ठीक है, तो लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये है आपका मेलिफेरा, ऐसी कुछ दिखाई देती है। ठीक है, लेकिन एक चीज, जो हनी की जो क्वालिटी और क्वांटिटी होगी वो डिपेंड करती है फ्लावर के ऊपर कि कितना आपका पोलन ओके लेके जा रही है, कैसा क्वालिटी का फ्लावर है। बी कैसी भी हो लेकिन फ्लावर भी अच्छा होना चाहिए, ये बात है बेसिक। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे ऑलमोस्ट खत्म होता है। सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल और शेयर करो। अच्छा लगा, जो भी टॉपिक नहीं समझ आया आप कमेंट बॉक्स में डालो प्लीज़, मैं उस टॉपिक के ऊपर ही पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच देखने के लिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक ज़रूर करना। मैं बहुत हार्ड वर्क से, और हाँ डिस्क्रिप्शन में आपके लिए PDF रखी हुई है, आराम से देखो।